गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बेटा अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 चल रहा है। और इससे पहले के टॉपिक आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको बहुत अच्छे से पढ़ने भी हैं टॉपिक्स, क्योंकि लास्ट यूनिट है और इसमें से 100% केस स्टडी आती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि एक एक कंसेप्ट को, एक एक टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से लेकर चलना है। कोई भी टॉपिक बिल्कुल छोड़ना नहीं है बेटा। जितना हो सके आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। केस स्टडीज़ पर जितना फोकस हो सकता है उतना फोकस कीजिए। बुक्स में से अकाउंट्स के जितने प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर सारे करने हैं, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो आता है मेन प्रोविज़न ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मेन प्रोविजंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो मेन प्रोविज़न में इसके अंदर आता है वो आता है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर में क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूँ आपको कि जो भी कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करता है, कंज्यूमर किसी भी गुड्स को खरीद कर उसको यूटिलाइज करता है, उसको कंज्यूम करता है, वो कंज्यूमर कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ये हो गया कंज्यूमर और ये हो गया सेलर। कंज्यूमर का मतलब क्या है? कंज्यूमर बेटा सेलर से कोई गुड्स परचेज करता है और उसके बदले उसको कुछ पैसे देता है और सेलर उसको फिर वो प्रोडक्ट बेच देता है। तो आपस में क्या हो गया? इन दोनों का लेन देन हो गया। तो यानी कि कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया? वो उससे कुछ गुड्स पर खरीद कर और उसको कंज्यूम करता है। कंज्यूम मतलब यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कंज्यूमर होता है। और कंज्यूमर जो चीज़ परचेज करता है उसके बदले उस सेलर को क्या देता है बेटा? पैसे देता है, मनी देता है। तो इसे कहता है उन दोनों का आपस में कंसिडरेशन हो गया, लेन देन हो गया है। ये बात समझ में आ गई? तो लेन देन आपस में होना ही क्या कहलाता है? कंसिडरेशन। ये होता है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। अब जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट। ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट। ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? अब ग्राउंड्स किस किस केस में हम, यानी कि किस किस केस में एक कंज्यूमर सेलर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है? अगर कोई कंज्यूमर, कोई सेलर बेटा उसके साथ अनफेयर या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस करता है, तो उस केस में भी एक जो कंज्यूमर है वो सेलर के अगेंस्ट केस कर सकता है। अब अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में क्या होता है? अनफेयर में तो क्या होता है बेटा? अनफेयर में क्या होता है? कुछ भाई उससे एक सेलर है अपने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उसको कम वेट का गुड्स दे देता है, या उससे एक्सेसिव प्राइस चार्ज कर लेता है, या फिर उसको मिलावटी गुड्स दे देता है। तो ठीक है, तो वो तो होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि उसने कंज्यूमर के साथ धोखा किया है। और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में क्या होता है कि बेटा वो कुछ सेलर जो होता है ना, कुछ कंडीशन लगा देता है, कुछ माल को बेचते समय कंडीशन लगा देता है कंज्यूमर से कि अगर आप मेरी ये चीज़ खरीदोगे तभी मैं आपको वो चीज़ दूंगा। तो वो भी क्या तरीके से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, कंज्यूमर के साथ हम धोखाधड़ी कर रहे हैं उसके साथ। कि अगर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में क्या होता है? व्यापार करते समय कोई सेलर अगर बिजनेस चला रहा है और अपने गुड्स को बेच रहा है, तो उस समय वो कुछ कंडीशन लगा देता है परचेज़र के साथ या कंज्यूमर के साथ कि मैं ये चीज़ तब बेचूंगा जब आप मेरी ये चीज़ खरीदोगे। तो वो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होता है। सेकंड इसके अंदर आता है बेटा डिफेक्टिव गुड्स। अगर कोई सेलर किसी कंज्यूमर को डिफेक्टिव गुड्स दे देता है, उससे प्राइस तो पूरे चार्ज कर लेता है लेकिन उसको गुड्स डिफेक्टिव दे देता है, तो डिफेक्टिव गुड्स देता है तो बेटा उस केस में भी वो केस कर सकता है। इस सिचुएशन में भी एक जो कंज्यूमर है वो सेलर के अगेंस्ट केस कर सकता है, फाइल दायर कर सकता है उस चीज़ में। तीसरा आता है इसके अंदर बेटा डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज में क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंज्यूमर है
और एक सेलर है। सेलर कंज्यूमर से प्राइस तो पूरे चार्ज कर लेता है, लेकिन उसको सर्विसेज कम प्रोवाइड करता है। पैसे तो उसने सर्विसेज के पूरे ले लिए, लेकिन उसको कम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक नई बाइक खरीदी है और कंपनी ने आपको कहा कि भाई बाइक के तो पूरे पैसे ले लिए, और कंपनी ने कहा कि भाई आपको 6 सर्विसेज आपको फ्री दी जाएगी, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि हम तो 3 सर्विसेज देंगे। आपसे पूरे पैसे तो पूरे चार्ज कर लिए, लेकिन आपको जो फ्री सर्विसेज दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं आपको। तो उस केस में भी आप एक जो सेलर है उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। फोर्थ आता है एक्सेसिव प्राइस चार्जेस, एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस। अगर कोई सेलर किसी कंज्यूमर से एमआरपी से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लेता है, मतलब कोई गुड्स 10 रुपये की है और उस पर एमआरपी भी 10 रुपये है, लेकिन उससे 10 की जगह 12 या 15, मतलब ज़्यादा 10 रुपये से ज़्यादा चार्ज कर लेता है, ठीक है, और गुड्स उसको 10 रुपये तक का दे रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेता है, तो ये भी एक कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी है, एक्सप्लॉयटेशन हो गया कंज्यूमर के साथ, ठीक है। तो उस केस में भी कंज्यूमर उस सेलर के अगेंस्ट केस कर सकता है, ठीक है। फिफ्थ आता है बेटा सप्लाई ऑफ हैजार्डियस गुड्स। अब हैजार्डियस गुड्स का मतलब क्या होता है? घटिया क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कर देना। कंज्यूमर जब कंज्यूमर एक सेलर से माल खरीदने जाता है, कोई गुड्स खरीदने जाता है, तो सेलर उससे प्राइस तो पूरे चार्ज कर लेता है, लेकिन उसको घटिया क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कर देता है जो उसके लिए हार्मफुल होते हैं, जो साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं उसके कंज्यूमर के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कंज्यूमर के साथ इन पांचों में से किसी तरह की कोई बात होती है, ये बेटा ये सेकंड पॉइंट के 5 पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट के 5 पॉइंट है, तो उस केस में कंज्यूमर उस सेलर के अगेंस्ट केस दायर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब थर्ड टॉपिक जो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, अब थर्ड बात करते हैं हम 3 टियर जुडिशियल मशीनरी। जुडिशियल मशीनरी, 3 टियर जुडिशियल मशीनरी का मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारे पास 3 लेवल होते हैं बेटा। एक होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक होता है स्टेट कमीशन, और एक होता है नेशनल कमीशन। जब भी किसी कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, धोखाधड़ी होती है, तो सबसे पहले जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रह रहा है वो उस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाता है, कंज्यूमर कोर्ट में जाता है। वहाँ से उसे कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिलता, उसे कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, तो फिर वो स्टेट कमीशन में जाता है, ठीक है। वहाँ से भी उसको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, तो फिर वो नेशनल में जाके उसके ऊपर केस दायर करता है हाई कोर्ट में, ठीक है। अगर हाई कोर्ट में भी उसको नेशनल कमीशन से भी कुछ भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते, सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर वो बेटा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फोर्थ आता है बेटा कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड। इसका मतलब क्या होता है बेटा? कंप्लीट डिस्पोजल पीरियड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वहाँ पर बेटा कुछ टाइम पीरियड होता है, टाइम लिमिट होती है कि हमारे पास 30 डेज होते हैं कि एक कंज्यूमर 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन उसके साथ धोखा हुआ है, कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर जाके डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर वो अपना केस दायर कर सकता है। अगर 30 दिन के बाद जाएगा तो बेटा उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, वो कोई भी केस दायर नहीं कर सकता। 30 डेज हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम के होते हैं, फिर नेक्स्ट 30 डेज हमारे स्टेट कमीशन के होते हैं, फिर नेक्स्ट बेटा 30 डेज हमारे नेशनल कमीशन के होते हैं। तो टोटल मिला के 90 डेज के अंदर वो केस दायर कर सकता है। अगर उसको यहाँ पर 30 दिन के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो उसको और 30 दिन मिलेंगे स्टेट कमीशन में केस दायर करने के लिए। फिर यहाँ से भी अगर उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, फिर उसको अगेन 30 दिन मिलेंगे नेशनल कमीशन में केस दायर करने के लिए। तो अगर वो टाइम लिमिट बाउंडेड है, अगर इनको क्रॉस कर जाता है, टाइम लिमिट ज़्यादा हो जाती है, तो वो केस दायर नहीं कर सकता है। इतना ध्यान रखना बेटा। तो बेटा ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं। आप चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, बहुत अच्छे से करना है ये टॉपिक, ठीक है। इसको फिर नोटबुक में नोट डाउन भी करना है बेटा। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।